हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक्स से अपन ने एक टॉपिक लिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न। पीडियाट्रिक में अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स, केयर ऑफ न्यूबॉर्न। उसके बाद अपन अबगार स्कोर पढ़ चुके हैं, वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ चुके हैं, बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ चुके हैं और ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ चुके हैं। पीडियाट्रिक में अगला टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, अर्थात नवजात का शारीरिक परीक्षण। अब अपन को क्या करना है, नवजात का शारीरिक परीक्षण करना है। तो नवजात का शारीरिक परीक्षण कैसे करेंगे? तो अपन नवजात का शारीरिक परीक्षण करेंगे उसका हेड एग्जामिनेशन करके, उसकी आई एग्जामिनेशन करके, उसके ईयर एग्जामिनेशन करके, उसके नोज एग्जामिनेशन करके, उसका माउथ का एग्जामिनेशन करके, उसकी नेक का एग्जामिनेशन करके, उसकी चेस्ट का एग्जामिनेशन करके, उसके एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करके, उसके बाद बात करें उसके जेनाइटल का एग्जामिनेशन करके, उसके एक्सट्रीमिटीज़ का एग्जामिनेशन करके, उसकी स्किन का एग्जामिनेशन करके और लास्ट में उसकी स्पाइन का एग्जामिनेशन करके। तो जब अपन नवजात का एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन नवजात का एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए, जब बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब हमें करना है नवजात का शारीरिक परीक्षण। और जो नवजात का बेटा शारीरिक परीक्षण करेंगे वो नवजात का शारीरिक परीक्षण करेंगे अपन। देखिए कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे हेड एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, नवजात में हेड एग्जामिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे आगे। उसके बाद करेंगे आई एग्जामिनेशन। क्या करेंगे, आई एग्जामिनेशन। उसके बाद अपन करेंगे इसके ईयर एग्जामिनेशन। ईयर एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे बेटा नोज एग्जामिनेशन। नोज एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे माउथ एग्जामिनेशन। माउथ एग्जामिनेशन। माउथ एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे नेक एग्जामिनेशन। नेक एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे बेटा इसका चेस्ट एग्जामिनेशन। इनमें क्या होगा वो सब एक एक पढ़ेंगे अपन डिटेल से। चेस्ट के बाद अपन करेंगे इसका एब्डोमेन एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद बेटा अपन करेंगे जेनाइटल एग्जामिनेशन। जेनाइटल एग्जामिनेशन। जेनाइटल एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे बेटा स्किन एग्जामिनेशन और स्किन एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे स्पाइन एग्जामिनेशन। ये सारे पॉइंट अपन देखेंगे नवजात के शारीरिक परीक्षण में। तो नवजात के शारीरिक परीक्षण में अपन क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। नवजात के शारीरिक परीक्षण में उसका करेंगे हेड एग्जामिनेशन। हेड के बाद करेंगे उसका आई एग्जामिनेशन। आई के बाद करेंगे उसका ईयर एग्जामिनेशन। ईयर के बाद करेंगे नोज एग्जामिनेशन। नोज के बाद करेंगे माउथ एग्जामिनेशन। माउथ के बाद करेंगे नेक एग्जामिनेशन। नेक के बाद करेंगे चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट के बाद करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल के बाद करेंगे जेनाइटल एग्जामिनेशन। जेनाइटल के बाद करेंगे एक्सट्रीमिटीज का एग्जामिनेशन और एक्सट्रीमिटीज के बाद करेंगे स्किन का एग्जामिनेशन और स्किन के बाद लास्ट में करेंगे स्पाइन का एग्जामिनेशन। तो ये 12 पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में, नवजात के शारीरिक परीक्षण में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना हेड एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है अपना हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन मतलब हमें नवजात के सिर का शारीरिक परीक्षण करना है।
तो हेड एग्जामिनेशन में पहला ही पॉइंट है आपका हेड सरकमफेरेंस, कि नवजात का हेड सरकमफेरेंस देखेंगे। हेड सरकमफेरेंस जो कि मैं आपको बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न में पढ़ा चुका हूँ। तो नवजात का जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो होता है 33 से 33 सेंटीमीटर, और इसे नापते हैं बेटा इंच टेप से। किससे? इंच टेप से। देखिए हेड एग्जामिनेशन में पहला पॉइंट क्या कि अपन ने नवजात के हेड का हेड सरकमफेरेंस करेंगे, मतलब यहाँ से इंच टेप की सहायता से पूरा ये हेड मेजरमेंट करेंगे। और जब ये हेड मेजरमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं हेड सरकमफेरेंस। और जो नवजात का हेड सरकमफेरेंस होता है वो नवजात का हेड सरकमफेरेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, वो नापते हैं इंच टेप से। दूसरा करेंगे बेटा अपन लेंथ ऑफ हेड। लेंथ ऑफ हेड कि नवजात के हेड की कितनी लंबाई होगी ये देखेंगे। ये तो अपन ने देख लिया उसकी सरकमफेरेंस, अब देखेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी। तो जो नवजात के हेड की लंबाई होती है, जो नवजात के हेड की लंबाई होती है, वो नवजात के हेड की लंबाई कितनी होती है बेटा? वो होती है टोटल लंबाई की, जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ की 25%, या 1/4 भाग। तो देखिए लेंथ ऑफ हेड देखना है तो आपको पता होना चाहिए टोटल लेंथ कितनी होती है न्यूबॉर्न की। तो ये भी मैं आपको बॉडी मेजर्स में पढ़ा चुका हूँ कि जो न्यूबॉर्न होता है उसकी जो लेंथ होती है, न्यूबॉर्न की जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर या 20 इंच। तो अब अपन यहाँ निकाल लेते हैं कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ओके, और उसका कितना होगा? 25%, मतलब 50 × 25 बटा 100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 10 से 25 को काटा तो 12.5 सेंटीमीटर। दूसरा हेड सरकमफेरेंस का आपका पॉइंट भी हो गया कि जो नवजात के हेड की लेंथ होगी वो नवजात के हेड की लेंथ उसकी कुल लेंथ की 25% होती है, और न्यूबॉर्न की जो कुल लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। जो 50 सेंटीमीटर का 25% निकालोगे तो वो निकल कर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। और 12.5 सेंटीमीटर मतलब कुल लेंथ का चौथा हिस्सा। देखो 12.5 12.5 12.5 12.5 को 4 बार जोड़ोगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो 2 हो गए आपको लेंथ ऑफ हेड। हेड एग्जामिनेशन में तीसरा अपन देखते हैं कि और क्या करेंगे। तो हेड एग्जामिनेशन में अपन करेंगे बेटा, देखो इधर हेड एग्जामिनेशन में अपन करेंगे असिस्ट फॉर मोल्डिंग। असिस्ट फॉर मोल्डिंग। अब मोल्डिंग क्या होता है? मोल्डिंग का मतलब होता है बेटा, मोल्डिंग का मतलब होता है बोनी ओवरलैप, बोनी ओवरलैपिंग इन स्कल ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न का स्कल होता है, जो उसके स्कल की बोन होती है उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, एक बोन के ऊपर दूसरी बोन आ जाती है, मतलब ओवरलैपिंग हो जाती है। तो असिस्ट फॉर मॉडलिंग की जो न्यूबॉर्न का हेड है उसमें बोन की ओवरलैपिंग तो नहीं हुई है, इसलिए उसे अपन असिस्ट करेंगे। तो देखो मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? बोनी ओवरलैपिंग इन स्कल ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू द पास थ्रू द मैटरनल पेल्विस। क्योंकि न्यूबॉर्न कहाँ से निकलता है? मैटरनल पेल्विस से निकलता है। जब वो होता है तो मैटरनल डिलीवर होता है तो मैटरनल पेल्विस से निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? जो स्कल है न्यूबॉर्न की, जो स्कल बोन है वो बोन क्या हो सकती है? एक दूसरे के ऊपर आ सकती है, मतलब मोल्डिंग हो सकती है, मतलब बोनी ओवरलैपिंग हो सकती है। उसके लिए बच्चे को देखेंगे। और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो 72 आवर्स में स्वतः ही ठीक हो जाती है। तीसरा क्या किया आपने? नवजात को असिस्ट फॉर मोल्डिंग, मतलब आपने नवजात को मोल्डिंग कैसे किया कि जो उसकी बोनी ओवरलैपिंग इन स्कल में, न्यूबॉर्न के स्कल में बोन का ओवरलैप हुआ है या नहीं हुआ, उसलिए देखा। क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूबॉर्न होता है वो पास होता है थ्रू द मैटरनल पेल्विस, इस वजह से हो सकती है। और ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो 72 घंटे में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं सूचर। अगला हेड एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है? सूचर। सूचर, तो सूचर क्या होते हैं बेटा? तो सूचर क्या होते हैं? इट इज अ ज्वाइंट, ये एक प्रकार के ज्वाइंट है
बिटवीन द स्कल या क्रेनियल बोन ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब न्यूबॉर्न की जो क्रेनियल बोन होती है या स्कल बोन होती है, उनके बीच में जो ज्वाइंट होते हैं, उन्हीं ज्वाइंट को बोलते हैं अपन सूचर। और ये उदाहरण है किस कौन से ज्वाइंट के? फाइब्रस ज्वाइंट के, फाइब्रस ज्वाइंट के। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है, सूचर ज्वाइंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द क्रेनियल बोन। ओके, और ये उदाहरण होते हैं एक प्रकार के फाइब्रस ज्वाइंट के। तो सूचर इज ए ज्वाइंट बिटवीन द स्कल या क्रेनियल बोन ऑफ न्यूबॉर्न। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट का उदाहरण है। अब जो न्यूबॉर्न में बेटा जो सूचर होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि न्यूबॉर्न के जो सूचर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो न्यूबॉर्न के जो सूचर होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। न्यूबॉर्न में जो सूचर होते हैं वो 5 प्रकार के 8 सूचर होते हैं। न्यूबॉर्न में कितने प्रकार के सूचर होते हैं? तो प्रकार तो 5 होते हैं, पर टाइप नंबर 8 होते हैं। टाइप 5 और नंबर 8। समझ में आ गया आपको? तो सूचर क्या होते हैं? सूचर्स न्यूबॉर्न की क्रेनियल बोन या स्कल बोन के बीच में ज्वाइंट होते हैं, और ये एक प्रकार के फाइब्रस ज्वाइंट के उदाहरण हैं। न्यूबॉर्न की जो सूचर होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब पृथक होते हैं। और न्यूबॉर्न में जो सूचर होते हैं, जो सूचर का टाइप है वो 5 प्रकार के 8 सूचर होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के 8 सूचर। चलिए देखते हैं। हेड एग्जामिनेशन में चल रहा है अपना सूचर। तो मैंने बोला है सूचर 5 प्रकार के 8 होते हैं। देखिए ये मेरी 2 हो गई फ्रंटल बोन, ये 2 हो गई मेरी पैराइटल बोन, ये 2 हो गई मेरी टेम्पोरल बोन, और एक ही हो गई मेरी ऑसिपिटल बोन। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन। देखिए दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है, दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसे बोलते हैं बेटा फ्रंटल सूचर। कौन सा सूचर बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं फ्रंटल सूचर, जो संख्या में 1 होता है। ओके, पहला सूचर हो गया। दूसरा सूचर फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो संख्या में 2 होता है, 1 और 2। 2 हो गए, 3 नंबर में 3 हो गए। तीसरा आ जाओ, दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है, दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे बोलते हैं बेटा सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर जो नंबर में 1 होता है। आगे आ जाओ, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे बोलते हैं बेटा स्क्वामोजल सूचर, जो संख्या में 2 होते हैं। आगे आ जाओ, बात करते हैं कि पैराइटल और ओसिपिटल के बीच में, पैराइटल और ओसिपिटल के बीच में, ये पैराइटल बोन और ये ओसिपिटल के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे बोलते हैं लैम्डोइडल सूचर। लैम्डोइडल सूचर जो संख्या में 2 होते हैं। तो देखो मैंने बोला है 5 प्रकार के 8 सूचर होते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए 5 प्रकार। अब नंबर भी गिन लो, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 हो गए 5 प्रकार के 8 सूचर हो गए। तो ये थे सूचर, हेड एग्जामिनेशन में सूचर। तो मैंने क्या बोला? सूचर एक प्रकार का ज्वाइंट होता है जो न्यूबॉर्न की क्रेनियल बोन या स्कल बोन के बीच में पाया जाता है। और ये किस ज्वाइंट का उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का फाइब्रस ज्वाइंट है। ओके, न्यूबॉर्न के जो सूचर होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब पृथक होते हैं। 5 प्रकार के 8 सूचर होते हैं। पहला जो सूचर होता है उसे बोलते हैं फ्रंटल सूचर, जो दोनों फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाता है, संख्या में 1 होता है। दूसरा होता है कोरोनल सूचर, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है, संख्या में 2 होते हैं।
तीसरा होता है सेजाइटल सूचर, जो दोनों पेराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। सेजाइटल सूचर संख्या में 1 होते हैं। अगला आता है स्क्वामोजल सूचर, जो पेराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में पाया जाता है, संख्या में 2 होता है। अगला आता है लेम्डोइडल सूचर, जो लेम्डोइडल सूचर होते हैं बेटा, वो लेम्डोइडल सूचर पेराइटल और ओसिपिटल बोन के बीच में पाए जाते हैं और संख्या में 2 होते हैं। तो ये थे सूचर। आगे आता है हेड एग्जामिनेशन में। हेड एग्जामिनेशन में आगे आते हैं फोंटेनेल्स। अब फोंटेनेल्स क्या होते हैं, तो बात करें फोंटेनेल्स, देखिए वापस वही बनाता हूँ। फोंटेनेल्स वाइड गैप होते हैं बिटवीन द सूचर लाइन। सूचर लाइन के बीच में जो वाइड गैप होते हैं उन्हें ही फोंटेनेल्स कहते हैं। सूचर लाइन के बीच में जो वाइड गैप होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही फोंटेनेल्स कहते हैं। ओके, सूचर लाइन के बीच में जो वाइड गैप होता है, चौड़ा गैप होता है, उसे ही क्या कहते हैं, फोंटेनेल्स कहते हैं। तो फोंटेनेल्स 4 प्रकार के 6 होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के 6 होते हैं। पर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में 2 फोंटेनल को असेस किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पहले 4 प्रकार के 6 कौन कौन से होते हैं वो देख लो। एंटीरियर फोंटेनल्स, ये संख्या में होता है 1। दूसरा होता है बेटा पोस्टीरियर फोंटेनल्स, ये भी 1। तीसरा होता है नेस्टोइडल फोंटेनल्स, ये 2 होता है। और एक होता है स्पेनोइडल फोंटेनल्स, ये संख्या में 2 होता है। तो हो गए 4 प्रकार के 6, 2 2 4 1 5 1 6। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में केवल 2 फोंटेनल्स असिस्ट किए जाते हैं, एग्जामिन किए जाते हैं, और वो 2 ये हैं, एंटीरियर फोंटेनल्स और पोस्टीरियर फोंटेनल्स। तो बात करें पहले एंटीरियर फोंटेनल्स की, तो ये जो फोंटेनल्स होता है बेटा, ये जो फोंटेनल्स होता है इसे बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल्स। और ये जो फोंटेनल्स आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल्स। ओके, तो जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है इसका नाम होता है ब्रेगमा। क्या नाम होता है, ब्रेगमा। और जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स होता है उसका नाम होता है लैम्डा। ओके ओके, अब बात करें कि जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है वो होता है डायमंड शेप में। कैसा शेप में होता है बेटा, ये देखो डायमंड जैसा, हीरे जैसा दिख रहा है, ये होता है डायमंड शेप में। एंटीरियर फोंटेनल कौन से शेप में होता है, डायमंड शेप में। ये कौन से शेप में होता है, देखो ट्रायंगल शेप में होता है। ओके, आगे बात करते हैं कि ये 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। एंटीरियर फोंटेनल्स 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। देखो, एक होगी फ्रंटल सूचर लाइन, 2 हो गई कोरोनल सूचर लाइन, तो 3 हो गई, एक हो गई सेजाइटल सूचर लाइन। तो जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है वो 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। 4 सूचर लाइन में एक होती है फ्रंटल सूचर लाइन, 2 होती है कोरोनल सूचर लाइन और एक होती है सेजाइटल सूचर लाइन। पोस्टीरियर फोंटेनल्स की बात करें, जिसे लैम्डा कहते हैं, वो 3 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। एक होती है सेजाइटल सूचर लाइन और 2 होती है लैम्डोइडल सूचर लाइन। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि जो एंटीरियर फोंटेनल्स का डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ एंटीरियर फोंटेनल्स। तो एंटीरियर फोंटेनल्स का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर। एंटीरियर फोंटेनल्स का ट्रांसवर्स डायमीटर होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। लैम्डा की बात करें या पोस्टीरियर की बात करें तो इसके आप ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करो या चाहे आप एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करो, ये होता है 1 to 2 सेंटीमीटर। ऑल क्लियर। बात करें एंटीरियर फोंटेनल्स की,
तो जो एंटीरियर फोंटेनल्स होते हैं बेटा वो 12 से 18 महीने में, 12 से 18 मंथ में या 1 से 1.2 साल में स्वतः ही बंद हो जाते हैं। जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स होते हैं वो 1.5 मंथ में या 6 वीक में स्वतः ही बंद हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? ओके, तो जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया फोंटेनल्स कि फोंटेनल्स सूचर लाइन के बीच में जो वाइड गैप होते हैं उसे फोंटेनल्स कहते हैं। फोंटेनल्स 4 प्रकार के 6 होते हैं। एंटीरियर फोंटेनल 1 होता है, पोस्टीरियर फोंटेनल 1 होता है, और मेस्टोइडल फोंटेनल्स 2 होते हैं, और स्फेनोइडल फोंटेनल्स 2 होते हैं। तो हो गए 6। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में नवजात के शारीरिक परीक्षण में केवल 2 फोंटेनल्स को असिस्ट किया जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है उसे ब्रेगमा कहते हैं और पोस्टीरियर फोंटेनल्स को लैम्डा कहते हैं। एंटीरियर जो फोंटेनल्स होता है वो डायमंड शेप में होता है, पोस्टीरियर जो फोंटेनल्स होता है वो ट्राइंगल शेप में होता है। एंटीरियर फोंटेनल 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है, एक फ्रंटल सूचर लाइन, 2 कोरोनल सूचर लाइन और एक सेजाइटल सूचर लाइन। पोस्टीरियर फोंटेनल 3 से मिलकर बना होता है, सेजाइटल सूचर लाइन और 2 लैम्डोइडल सूचर लाइन। जो इनका डायमीटर होता है तो एंटीरियर का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। पोस्टीरियर फोंटेनल की बात करें तो चाहे उसके ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करो या एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करो, दोनों 1 से 2 सेंटीमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर होते हैं। एंटीरियर फोंटेनल्स 12 से 18 महीने में या 1 से 1.5 साल में अपने आप ही बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, जबकि पोस्टीरियर 1.5 महीने में या 6 वीक में अपने आप ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अपन कि जो फोंटेनल्स होते हैं, जो फोंटेनल्स होते हैं ये सामान्य कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। जो फोंटेनल्स होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, मतलब चपटे होते हैं। अगर ये फोंटेनल डिप्रेस्ड हो जाए, मतलब दब जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, तो ये दिखाते हैं कि जो न्यूबॉर्न है वो डिहाइड्रेशन में है। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि एक न्यूबॉर्न है जिसके फोंटेनल्स डिप्रेस हो चुके हैं तो उसमें क्या संभावना है, तो डिहाइड्रेशन की। सामान्यतः कैसे होंगे, फ्लैट होंगे। सामान्यतः कैसे होंगे, सामान्यतः ये होंगे फ्लैट। पर क्या होगा कि अगर ये डिप्रेस हो गए तो वो दिखाता है कि जो आपका न्यूबॉर्न है वो क्या है, डिहाइड्रेट है। अगर ये बल्गिंग हो जाए, बल्गिंग मतलब उभर जाए, तो ये दिखाते हैं कि उसका आईसीपी बढ़ चुका है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है। देखिए सामान्य तो जो फोंटेनल्स होते हैं, वो फोंटेनल्स कैसे होते हैं, तो वो फोंटेनल्स होते हैं बेटा, सामान्यतः फोंटेनल्स कैसे होते हैं, तो जो सामान्यतः फोंटेनल्स होते हैं वो फोंटेनल्स फ्लैट होते हैं। ओके, फ्लैट होते हैं। पर अगर वो फोंटेनल्स डिप्रेस हो जाए, मतलब कैसे हो जाए, दब जाए, डिप्रेस हो जाए, अगर वो डिप्रेस हो जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो न्यूबॉर्न जो है वो डिहाइड्रेशन में है। अगर वही फोंटेनल्स बल्गिंग हो जाए, मतलब क्या हो जाए, उभरे हुए दिखने लग जाए, तो वो दिखाता है कि न्यूबॉर्न में आईसीपी बढ़ चुका है। ओके, फोंटेनल्स अपने सही टाइम पर बंद हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। फोंटेनल्स की क्लोजिंग का जो टाइम है, जैसे एंटीरियर 12 से 18 महीने में, मतलब 1 से 1.5 साल में बंद होना चाहिए। पोस्टीरियर जो है 1.5 मंथ में, मतलब लगभग 6 वीक में बंद होना चाहिए। टाइम से बंद हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। पर अपन बात करें क्लोजिंग की, इनके बंद होने की, बिफोर टाइम, मतलब समय से पहले अगर ये बंद हो जाए तो ये इसे एक मेडिकल कंडीशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्रेनियोस्टेसिस, क्रेनियोस्टेनोसिस। क्या बोलते हैं, क्रेनियोस्टेनोसिस। क्रेनियोस्टेनोसिस का क्या मतलब होता है कि फोंटेनल्स का समय से पहले बंद होना। आफ्टर टाइम, ये टाइम निकल गया फिर भी बंद नहीं हुआ, उसे बोलते हैं हाइड्रोसिपेलस। इस वाली स्थिति में नहीं होगा ना, हाइड्रोसिपेलस। ओके, समझ में आया। सामान्य तो फोंटेनल्स कैसे होंगे, फ्लैट होंगे। पर अगर वही जो फोंटेनल्स है वो कैसे हो जाए, डिप्रेस, तो वो दिखाएंगे डिहाइड्रेशन को। वही जो फोंटेनल्स है वो कैसे हो जाए, बल्गिंग, मतलब उभरे हुए है, तो वो कैसे दिखाएंगे,
तो वो दिखाएंगे हाइड्रोसिपेलस को। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि समय पर बंद हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एंटीरियर फोंटिनल्स कब बंद होता है, 12 से 18 महीने में या 1 से 1.5 साल में, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, अच्छी बात है, टाइम पे बंद हुए हैं। बट अगर टाइम से पहले बंद हो जाए तो इसे बोलते हैं क्रेनियोस्टेनोसिस। ओके, समय निकल गया है फिर भी बंद नहीं हुए हैं तो ये कंडीशन दिखाती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोसिपेलस। ओके, हेड एग्जामिनेशन में अगला बर्थ ट्रोमा, अगला है बेटा बर्थ ट्रोमा। तो न्यू बॉर्न में सामान्यतः 2 बर्थ ट्रोमा होते हैं, न्यू बॉर्न में सामान्यतः 2 बर्थ ट्रोमा होते हैं, केपर्ट सक्सीडेनम केपर्ट सक्सीडेनम और सिपेल हिमेटोमा। हिमेटोमा ओके, 2 होते हैं। ओके, अब इससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, वहीं से अपन को समझ में आ जाएंगे। ये है मेरी बोन और ये मेरी बोन के ऊपर जो कवरिंग है पेरियोस्टियम, सेम ऐसा ही इधर है। ये मेरी सूचर लाइन है, इसको जो कवर कर रहा है ये है स्काल्प। क्या है? स्काल्प। ये है मेरी बोन और ये है पेरियोस्टियम। इसमें जो एक वेन पाई जाती है उसे बोलते हैं माइनर इमिसरी वेन। ओके, अब देखिए ये है बोन और बाहर वाली है पेरियोस्टियम। तो देखिए सिपेल हिमेटोमा और केपर्ट सक्सीडेनम में अंतर यहाँ से समझिए। केपर्ट सक्सीडेनम एक प्रॉपर उदाहरण है इडीमा का। किसका? इडीमा का। और ये प्रॉपर उदाहरण है किसका? हेमेटोमा का। हेमेटोमा का। अब उदाहरण है इडीमा का, तो इडीमा में कलेक्शन किसका होगा, एक्यूमुलेशन किसका होगा? फ्लूइड का। तो मतलब केपर्ट सक्सीडेनम में एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का, सिपेल हेमेटोमा में एक्यूमुलेशन होता है ब्लड का। अब कहाँ होता है? तो केपर्ट सक्सीडेनम में जो एक्यूमुलेशन हुआ है वो होगा बेटा आपकी ये जो बोन है देखो, और ये है आपका केपर्ट सक्सीडेनम। तो बोन और स्काल्प के बीच में केपर्ट सक्सीडेनम में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है वो होता है बोन और स्काल्प के बीच में। ओके, जबकि सिपेल हिमेटोमा में जो एक्यूमुलेशन हुआ है ब्लड वो होता है बेटा बोन और उसकी पेरियोस्टियम। देखो ये बोन है और ये पेरियोस्टियम है, तो बोन और पेरियोस्टियम के बीच में। ओके, केपर्ट सक्सीडेनम में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है बोन और स्काल्प के बीच में। सिपेल हेमेटोमा में जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है वो होता है बोन और उसकी पेरियोस्टियम के बीच में। देखो हुआ बोन और पेरियोस्टियम के बीच में। अब देखो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो बोन और स्काल्प के बीच में हुआ है वो क्यों हुआ है? स्कल के बीच में, सॉरी स्कल के बीच में। किसके बीच में? स्कल के बीच में। किसके बीच में हुआ है? तो वो हुआ है स्काल्प के बीच में। स्काल्प के बीच में, ओके सॉरी, ठीक है, स्काल्प के बीच में। अब क्या होता है कि ये केपर्ट सक्सीडेनम में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है बोन और स्काल्प के बीच में हुआ है, क्यों हुआ है? तो ये हुआ है बेटा इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज के कारण, क्योंकि वीनस जो ड्रेनेज था वो प्रॉपर नहीं हुआ, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है और उसे क्या बोला है? केपर्ट सक्सीडेनम। पर जो सिपेल हेमेटोमा हुआ ये क्यों हुआ है? तो ये हुआ है रप्चर ऑफ माइनर इमेजरी वेन ड्यू टू द फ्रिक्शन। मतलब घर्षण के कारण जो माइनर इमेजरी वेन थी वो रप्चर हो गई और उस वजह से वहां ब्लड इकट्ठा हो गया और उसे क्या बोला अपन ने? सिपेल हेमेटोमा। अब जो केपर्ट सक्सीडेनम है, जो केपर्ट सक्सीडेनम है ये क्या होती है? सूचर लाइन को क्रॉस कर जाती है। देखो मैंने सूचर लाइन बनाई है तो ये इधर से इधर भी आ गया, मतलब केपर्ट सक्सीडेनम में जो सूचर लाइन होती है वो उसको क्रॉस कर जाता है। जबकि क्या देखो इधर वाली बोन वाला इधर आया नहीं आया, मतलब इसने सूचर लाइन को क्रॉस नहीं किया। तो जो सिपेल हेमेटोमा होता है सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता है। केपर्ट सक्सीडेनम ऑलवेज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब ये केपर्ट सक्सीडेनम जन्म के समय ही उपस्थित रहेगा।
जबकि सिपेल हेमेटोमा जन्म के कुछ घंटों में विकसित होगा। ओके, इसकी जो स्वेलोइंग होगी केपर्ट सक्सीडेनम, इसकी जो स्वेलोइंग होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी और कंप्रेसिबल होगी, मतलब मुलायम होगी, जब दबाओगे तो वो दब जाएगी। जबकि सिपेल हेमेटोमा की हार्ड होगी और नॉन कंप्रेसिबल होगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि जो सिपेल हेमेटोमा होता है ये एक नॉर्मल कंडीशन है और ये 72 आवर्स में ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाती है। जबकि जो सिपेल हेमेटोमा है एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें इंसिजन और ड्रेनेज की आवश्यकता होती है, ये स्वतः ही ठीक नहीं होती है। आया समझ में? तो ये था आपके फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में एक टॉपिक जिसका नाम है हेड एग्जामिनेशन। अब बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।